हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के क्लास 12 का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज आप लोग 11 में भी पढ़े हो, लेकिन 12 में बिजनेस स्टडीज थोड़ा अलग है 11 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बी स्टडी एग्जैक्ट बी स्टडी पढ़ने वाले हो जो आपका फर्दर स्टडीज में भी काम आएगा। जैसे आप लोग जो क्लास 12 में बी स्टडी पढ़ने वाले हो आइदर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में, वो सिमिलर है पूरा का पूरा बीकॉम सेमेस्टर 1 में। तो एक डबल फायदा हुआ कि आप लोग अगर 12 में अच्छे से पढ़ोगे तो बीकॉम में लोड आप लोग का कम हो जाएगा। अब बीएसटीडी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बीएसटीडी थोड़ा डिफरेंट है, आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। जो बात हम पहले आप लोग को क्लियर कर देते कुछ बातें, ठीक है। अब बीएसटीडी में आप लोग पता है सेमेस्टर 3 में आप लोग का एमसीक्यूज आने वाला है। क्या आने वाला है? एमसीक्यूज। और कितने मार्क्स के एमसीक्यूज है? देयर आर 40 एमसीक्यूज, मतलब 40 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला है। अभी 40 मार्क का जो एग्जाम होगा उसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। कितने चैप्टर्स में? 7 चैप्टर्स में। अब आपका 7 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है? तो देयर आर 5 मार्क्स का एमसीक्यूज आपका इस चैप्टर से कवर होने वाला है। तो आपका 5 मार्क्स का ये चैप्टर है जिसको अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। अब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे, या पूरा बीएसटीडी जो पढ़ेंगे, आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड है। पहले क्या होता था ना, ये डिस्क्रिप्टिव वे में था। डिस्क्रिप्टिव वे में आदमी ऊपर ऊपर से पढ़ करके चले जाता था, अपने से बना के लिख देता था। लेकिन अब क्या है, एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में इन डेप्थ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो हम लोग एक एक लाइन बुक का रीड करेंगे। बीएसटीडी ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ेंगे, जहाँ पे आप लोग को पीडीएफ सामने शो कर देंगे, जैसे आप लोग स्क्रीन में नजर आता होगा। और एक एक लाइन हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम अंडरलाइन करते जाएंगे, आप लोग भी अपना बुक को सामने अंडरलाइन करते जाना। देन जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे ये चैप्टर आप लोग थोड़ा लेंदी है तो इसमें 2 पार्ट्स हम कवर करेंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, आप लोग क्या करिएगा, इसका एमसीक्यूज खुद से सॉल्व करना। नहीं होगा अगर कोई एमसीक्यूज सॉल्व या दिक्कत होगा, दुश्वारी होगा, तो आप हमसे भेज दीजिए व्हाट्सएप में, उसका आंसर या उसका क्वेरी आप पूछ सकते हो। क्लियर है? तो टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हम टोटल सब्जेक्ट भी बता चुके हैं, सॉरी चैप्टर्स बता चुके हैं, और ये चैप्टर्स आपका कितना मार्क्स का आने वाला है वो भी बता चुके हैं। तो आते हैं हम लोग चैप्टर का नाम पे। चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है और मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंट या क्या इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में रहने वाला है। किसका हम लोग पढ़ने वाले? मैनेजमेंट का। जोर किसके ऊपर दिया गया है? मैनेजमेंट के ऊपर। अब मैनेजमेंट वर्ड को हम अगर बोले तो मैनेजमेंट वर्ड ग्रीक वर्ड से आया। कौन सा वर्ड से आया? ग्रीक वर्ड से नोमोस, मतलब नोमोस वर्ड से मैनेजमेंट का आया है, ग्रीक वर्ड से। याद करिए आप लोग इकोनॉमिक्स में हमसे पढ़े थे, इकोनॉमिक्स वर्ड 2 वर्ड से आया था, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस मतलब होता था हाउस और नोमोस का मतलब होता था मैनेज, ठीक है। तो यहाँ पर नोमोस वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है मैनेजमेंट, जिसका नाम क्या है? मैनेज करना। अब सर ये मैनेजमेंट होता क्या है? तो मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है मैनेज, दूसरा है मेन, और T4 होगा थिंग्स। क्या होगा? थिंग्स, ठीक है। थोड़ा राइटिंग करना है, आप लोग देख लेना। थिंग्स। अब देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ना, कि अपना काम जिसका हमको जरूरत है, जो ऑब्जेक्टिव्स है मेरा, वो ऑब्जेक्टिव्स को दूसरे के द्वारा हमको क्या करना है? फुलफिल करवाना है। दूसरों से हमको अपना काम कराना है और उन लोग को मैनेज करना है। क्योंकि देखो अपना काम किसी और से कराना है, ये बहुत मुश्किल टास्क है। अब कैसे उन लोग को मैनेज करना, कैसे नहीं करना, ताकि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन एक गोल की तरफ बढ़ पाए। जैसे एग्जाम्पल अगर लो कि एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा देना। अब अच्छा शिक्षा कोई एक इंसान तो अकेला दे नहीं पाएगा, उसको क्या चाहिए? लोगों का जरूरत पड़ेगा। लोगों को जरूरत पड़ेगा तो वो लोगों को हायर करेगा, उन लोग को सही से समझाएगा, मैनेज करेगा, ताकि हम लोग का स्कूल का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, वो फुलफिल हो पाए, ठीक है। अब इस बीच में उन लोग को मैनेज करना, अच्छे से मैनेज करना, यही हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले कि कैसे मैनेज करना, कैसे नहीं करना, कौन मैनेज करता, कौन नहीं करता, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो ओवरऑल व्यू हम करते हैं कि आप लोग को हम समझा चुके हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, या इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में आपका वही सब चीज लिखा हुआ ना जो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्या लिखा हुआ है? आते हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सेवरल नीड्स एंड डिजायर। हर एक इंसान का अपना नीड्स और अपना डिजायर है, बट नो इंडिविजुअल कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स अलोन। अकेले वो अपने नीड्स को फुल अलोन मतलब अपना नीड्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, उसको लोगों का जरूरत पड़ेगा। देयरफॉर पीपल वर्क टुगेदर, इसलिए लोग साथ में मिलकर के काम करता है ताकि वो एक दूसरे का नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली व्यूड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक अदारा जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल कर करके अपना एफर्ट्स डालते हैं,
किस लिए? ताकि उन लोग का कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक सब मिल करके कंट्रीब्यूट करें ताकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, सबका कुछ इतना कुछ ऑब्जेक्टिव है, सब अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाए। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या कि बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, और जो मेरे साथ जुड़े हुए होंगे उन लोग का ऑब्जेक्टिव होगा कि यहाँ पर काम करके पैसा कमाना है। तो सबका ऑब्जेक्टिव एक जगह फुलफिल हो जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The process which helps in attaining the common objective is called management. अब देखो प्रोसेस का मतलब क्या होता है ना, सीक्वेंस ऑफ वर्क। एक काम नहीं बल्कि बहुत सारा काम मिल करके आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस। अब एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा देना है, क्या एक बार में एक स्लॉट में हो जाएगा या फिर उसको बहुत सारा काम का जरूरत पड़ेगा? जैसे एक इंसान पढ़ाएगा, एक इंसान पेपर सेट करेगा, एक इंसान पेपर साइन करेगा, एक इंसान गार्डिंग करेगा, बहुत सारा काम है बैकएंड में। तो बहुत सारा काम को मिल करके क्या बोला जाता है? प्रोसेस। अब यहाँ पर ही बोला है द प्रोसेस विच हेल्प्स इन अटेनिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा शिक्षा देना। तो जो प्रोसेस मिल करके साथ में मिल करके काम करता है उसी को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या? एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग मिल करके कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड मैनेजमेंट देखो कहां से आया? ये ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से ग्रीक वर्ड से आया? नोमोस ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। आगे पढ़ते हैं। मैनेजमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस भी हो सकता है, स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, हर जगह मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। कहाँ मैनेजमेंट नहीं? जैसे एग्जांपल देखो, अगर स्कूल में मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो एक ही बार 2 टीचर आ जाएगा पढ़ाने के लिए, तो उन लोग का टाइम स्लॉट फिक्स किया जाता है ना कि इतना देर से इतना देर आप पढ़ाइएगा, इतना देर से इतना देर आप पढ़ाइएगा। तो ये क्या? मैनेजमेंट। उसी तरह मंदिर, मस्जिद, हर जगह क्या होता है? मैनेजमेंट किया जाता है। कब कौन अजान देगा, कब कौन सा प्रे होगा, नहीं होगा, चर्च में कब बेल बजेगा, ये सब चीज मैनेजमेंट ही कहलाता है। मैनेजमेंट हर एक जगह है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मैनेजमेंट हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, क्लब में, हर एक जगह है। ठीक है? इवन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम बता चुके हैं। पढ़ते हैं हम लोग। मैनेजिंग रिक्वायर्स प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज। मैनेजिंग में एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले, मोटिवेशन वगैरह। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? पीटर ड्रेकर एक इंसान था जो मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया था? मैनेजमेंट इन डिटेल फेमस बुक उनका बुक है, याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा। पीटर ड्रेकर का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ पे वो मैनेजमेंट को डिफाइन किया, और उस बुक का नाम क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। याद रखिएगा, याद रखना। ठीक है? चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? अब देखो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट है वो 2 फॉर्म में दिया गया, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और एक आगे आपका मॉडर्न कंसेप्ट है। पहले हम लोग ट्रेडिशनल कंसेप्ट पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ट्रेडिशनल कंसेप्ट मतलब पुराना जमाने में मैनेजमेंट को क्या बोला गया था, और मॉडर्न कंसेप्ट मतलब नए जमाने में मैनेजमेंट को क्या बोला गया। पढ़ते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट में। द अर्लियर मैनेजमेंट थिंकर्स, मैनेजमेंट के बारे में जो सोचता था वो लोग क्या बोला? मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या है? आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बस इतना ही डेफिनेशन दिया था। कौन? ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट बोला था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या है? आर्ट। अंडरलाइन करिएगा, मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है जहां पे अपना काम किसी और से करवाना है। ठीक है? द पर्सन हु डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ अदर इज नोन एज मैनेजर। देखो जो इंसान किसी को डायरेक्शन दे रहा है कि ये करो, वो करो, ये करो, अपना काम किसी और को बता रहा है और डायरेक्शन दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैनेजर। He accomplishes the objective or goals of the organization with the help of the operative employees. अब मैनेजर ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है, किसके द्वारा? और एम्प्लॉइज के द्वारा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये सब डेफिनेशन है जहाँ पे मैरी पैराग्राफ फॉलेट को दिया था, CS जॉर्ज दिया था। यहाँ पे कुछ वर्ड को मार्क कर लेना, क्योंकि देखो अब डेफिनेशन हर एक चैप्टर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिया है। अब सबको याद करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। तो आप डेफिनेशन का ना कुछ कीवर्ड याद रख लेना कि ये डेफिनेशन आएगा तो इसका आंसर मैरी पैराग्राफ फॉलेट दिया था, ये डेफिनेशन है तो ये CS जॉर्ज दिएगा। ठीक है? ये याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट इन द प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉबैक। देखो ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट दिया था ना मैनेजमेंट के बारे में वो सही नहीं था। देखो होता क्या है, हमेशा क्या होता है ना, पुराना इंसान कुछ डेफिनेशन या कंसेप्ट दे करके जाता है, मॉडर्न व्यू आकर करके उसमें क्रिटिसिज्म देता है ना। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, कुछ इंसान कुछ बोल करके जाता था, उसको आकर के दूसरा इंसान क्रिटिसाइज करता था और अपना कुछ कंसेप्ट दे करके चला जाता था। तो वैसे ही बोला कि ट्रेडिशनल पॉइंट में कुछ ना कुछ इनअप्रोप्रिएट है, सही नहीं है।
वो क्या है हम लोग पढ़ने वाले। कोई ड्रॉबैक्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, यहाँ पे स्टेट नहीं किया गया फंक्शन विच मैनेजर हैज टू परफॉर्म टू गेट रिजल्ट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि मैनेजर का क्या फंक्शन होगा। मैनेजमेंट देखो ये लोग सिर्फ बोला ना कि मैनेजर क्या होता है, जो दूसरों से काम कराता है उन लोग को डायरेक्शन देता है, लेकिन उस डायरेक्शन देने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा ये यहाँ पे बताया नहीं गया। तो पहला ड्रॉबैक्स ये है। दूसरा ड्रॉबैक्स क्या, द नीड ऑफ द वर्कर हैव बीन इग्नोर्ड। यहाँ पे वर्कर का नीड्स को इग्नोर किया गया। देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, और यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को फोकस किया है और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव्स को फुल मतलब जो है इग्नोर कर दिया। तो दूसरा आपका क्या है ड्रॉबैक्स ये है कि यहाँ पे वर्कर्स का जो तुम्हारा है ऑब्जेक्टिव उसको इग्नोर किया गया। थर्ड क्या है, द एम्प्लॉइज आर मेनली ट्रीटेड एज अ मीन्स फॉर गेटिंग रिजल्ट। यहाँ पे ना एम्प्लॉय को सिर्फ इस तरह से देखा गया कि ये लोग सिर्फ हम लोग का रिजल्ट को हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का एक जरिया, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। इन अदर वर्ड देयर पोजीशन इज लाइक अ कॉग इन व्हील। मतलब इन लोग का एग्जांपल दिया कि इन लोग का पोजीशन वही है जैसे एक चक्का में तुम्हारा जो व्हील वगैरह जो चलने के लिए जो कॉग रहता है उसके, मतलब एक बैसाखी का एग्जांपल दिया कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉय का जरूरत पड़ता, बस उसके अलावा एम्प्लॉय को और कुछ बताया या एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब आते हैं मॉडर्न कंसेप्ट में, देखते हैं भैया मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोला। तो मॉडर्न कंसेप्ट मैनेजमेंट का कंसिडर किया मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्सेज। अब देखो मैनेजमेंट जो है मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोला ना कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में मिला करके काम करेंगे इन सच अ मैनर दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दो वर्ड को अंडरलाइन करेगा, अभी हम थोड़ी देर में इन लोग को समझाने वाले हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपका 5 फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये भी हम थोड़ी देर में आपका आगे कन्वर्ट कर देंगे। आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला ना, यहाँ पे बोला है मॉडर्न कंसेप्ट में कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को साथ में लेकर के चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हमको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगा, ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का जरूरत है। अब एम्प्लॉय का काम करने के लिए बहुत सारा चीजों का भी जरूरत पड़ेगा, जैसे आपका फैन का जरूरत है, एसी का जरूरत है, काम करने के लिए कंप्यूटर का जरूरत है, मतलब नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, वो सब भी साथ में मिल करके इस तरह काम करेगा जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो पुराना कंसेप्ट में ये एम्प्लॉय के बारे में बताने भूल गया था, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट उसको थोड़ा अच्छा से डिफाइन किया कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को साथ में मिल करके लेकर चलना, किस लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस मैनर में करना है, आपका काम ऐसे करना है कि आपका काम जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। अब सर ये दो वर्ड जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है, तो इसको हम आपको साइड में लिख करके समझाते हैं। देखो इफेक्टिव का मतलब होता है कि काम को टाइम पे कंप्लीट करना, कैसा, वर्क डन ऑन टाइम, टाइम पे कंप्लीट करना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है विद मिनिमम कॉस्ट, क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करना। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले, एग्जांपल ले, आपका सिलेबस हम टाइम पे कंप्लीट करा दिए तो हम क्या होंगे, एक इफेक्टिव टीचर है। लेकिन अगर कम कॉस्ट में करा रहे हैं, मेरा रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो रहा, मान लो कोई प्रोडक्शन कर रहा है और उसमें वेस्टेज कम हो रहा, अच्छा से काम कर रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एफिशिएंट बोलेंगे। समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल दें हम आपको समझाने के लिए, मान लीजिए आपका शादी है और शादी के लिए आपको सूट सिलवाना है। आप गए एक टेलर के पास, बोला कि 10 तारीख को मेरा भाई रिसेप्शन है, आप मेरा सूट सी करके दे दीजिए। वो आपका 10 तारीख का रिसेप्शन था, वो 9 को ही आपका सूट सी करके दे दिया, उसको क्या बोलेंगे, वो टेलर को इफेक्टिव बोलेंगे। लेकिन ये करने में वो 10 मीटर कपड़ा वेस्ट किया। लेकिन एक बगल में बाजू में एक और टेलर था जो आपका टाइम पे 9 तारीख को सूट सी करके भी दे देता और 3 मीटर या 4 मीटर में आपका कपड़ा सी करके या सूट सी करके दे देता। तो वो टेलर इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। और आज के टाइम में जिस तरह का कट कंपटीशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन उसी बंदा को अपने पास काम में रखता है जो इफेक्टिव के साथ साथ क्या हो, एफिशिएंट हो। सिर्फ इफेक्टिव होने से भी काम नहीं होगा और सिर्फ एफिशिएंट होने से भी काम नहीं बनेगा। यू हैव टू इफेक्टिव विद एफिशिएंट,
क्लियर है। तो यहाँ पे यही बोला मॉडर्न कंसेप्ट यही बोला मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को साथ में लेकर के चलेंगे। किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। इन कौन से मैनर, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में लेकर के चलना है। बोलो क्लियर है यहाँ तक का, आपका मॉडर्न कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सर ये क्या आपका कि मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब वर्ड से होकर के आया, इसको हम थोड़ा देर में अभी आप लोग को बताएंगे। पहले यहाँ तक का बताइए, कोई दिक्कत है आप लोग को? ये डेफिनेशन दिया बहुत सारा मॉडर्न कंसेप्ट में, इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना यहाँ तक। पहले यहाँ तक का आप लोग रीड करिए। चलिए होप करते हैं यहाँ तक आप लोग रीड कर लिए होंगे। ये सब डेफिनेशन कून्स ओडोनेल का बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। एफडब्ल्यू टेलर का डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि यहाँ से और मैरी एंड डॉगलस का भी डेफिनेशन याद रखना। ये आप लोग जिम्मेदारी कैसे याद करना है, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। इसमें 3 फीचर्स है। क्या मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड है, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का कुछ एक मकसद है, गोल है। आगे पढ़ते हैं, इट पर्पस इज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पहले यही समझ में आ गया था। दूसरा क्या बोला, इट इन्वॉल्व्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लाइक कैपिटल, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे बोला है कि क्या आपका काम जो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करना चाहिए। तो यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा कि कौन सा कंसेप्ट में आपका इफेक्टिव एंड एफिशिएंट का बात जिक्र किया था, तो क्या बोलिएगा, मॉडर्न कंसेप्ट में किया था। और किस में इग्नोर किया था, ट्रेडिशनल कंसेप्ट में इग्नोर किया था। आगे बढ़ते, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट में आपका 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोला था, जिसका नाम क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सर इसको पढ़ने के लिए ना एक एक्रोनिम याद रखना, पोस्ट डीसी। क्या याद रखना, पोस्ट डीसी। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S for staffing, D for directing and C for controlling। आगे इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, आपका 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसी के लिए हम अभी यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे, आगे मिलेगा आप लोग को। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा कंसेप्ट में बोला था, तो आप बता दिएगा, मॉडर्न कंसेप्ट में बोला गया था। आगे बढ़ते हैं लोग। आगे क्या बोला, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स यहाँ पे बहुत किसी का होगा शायद। मैथमेटिक्स में ना एक 2 चैप्टर है, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ना, एक बड़ा इक्वेशन है उसको पार्ट में तोड़ देना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि पार्ट टूटा हुआ इक्वेशन है उसको साथ में जोड़ देना। तो इंटीग्रल मतलब क्या होता है, साथ में जोड़ देना या साथ में मिल करके आना। तो मैनेजमेंट भी क्या है, बहुत सारा ग्रुप ऑफ पर्सन है, सब मिल करके आया है, किस लिए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, और कैसे काम करना है, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में। तो क्वेश्चन आएगा आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कौन बोला था, मॉडर्न कंसेप्ट बोला था। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट को अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक का, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट। जैसे हम आपको बताए थे, इफेक्टिव मतलब क्या होता है, काम को टाइम पे पूरा करना, और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे काम को करना है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इफेक्टिव मीन्स क्या होता है, इफेक्टिव मीन्स क्या होता है, एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव मीन्स डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग इट विद इन द गिवन टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे हम बोला ना, जहाँ टाइम पीरियड आएगा वो क्या, इफेक्टिव। दस मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग डिजायर्ड टारगेट विद ऑप्टिमम एफर्ट्स विद इन टारगेटेड टाइम पीरियड। मतलब क्या बोला, आपका ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करो और काम को टाइम पे, टारगेट टाइम पे कंप्लीट करो। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट मींस डूइंग द टास्क करेक्टली, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। जो आपका रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसा हो, रिसोर्स के मामले में देखो, अगर आपका पैसा है तो वो आपका मनी रिसोर्सेज है, ह्यूमन है तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉय वगैरह, वो भी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, रिसोर्स है। कैपिटल पैसा जिसको बोलते हैं, और लैंड, ये सब आपका क्या रिसोर्सेज है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता था ना, वही रिसोर्स यहाँ पर ही बोला गया अभी स्टडी में। तो रिसोर्सेज को ऐसा इस्तेमाल करना है कि वो वेस्ट नहीं हो, अच्छा से अच्छा, मतलब अपना रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े हो, ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है जो भी आप रिसोर्सेज लगा रहे हो। जैसे मान लो एक जगह हम पैसा लगाए 1 लाख, वहां से बेनिफिट मिला हमको 8000 रुपया, लेकिन वही अगर हम दूसरा जगह 1 लाख लगाते, वहां से हमको मतलब रिटर्न में मिलता 10,000, तो हम एफिशिएंट यूज नहीं किया, क्योंकि 8000 मिला, हमको मिलना कितना चाहिए था, 10। तो आपका यही बोला कि जो भी रिसोर्सेज आप लगाओगे उस रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। क्या करना, ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, मतलब वेस्टेज वगैरह कम करना है। पढ़ते, एफिशिएंट मींस डूइंग द टास्क करेक्टली करना है,
रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना ताकि आपका कॉस्ट बच पाए। आगे पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एम्स एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स। देखो रिसोर्सेज क्या हम लोग का स्केर्स से मतलब कम है रिसोर्सेज, उसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाओ ताकि आपका टारगेट जो है वो कंप्लीट हो पाए। टारगेट कंप्लीट हो, दिस टू टर्म्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, वही चीज बोला गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी बोलिएगा। मतलब इफेक्टिव का मतलब क्या है, काम को टाइम पे करना, और एफिशिएंट का मतलब क्या है, काम को कम कॉस्ट पे कंप्लीट करना, मतलब रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंसी पढ़ते हैं। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, टास्क को करेक्ट करना मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का वेस्ट नहीं करना है। इट इज कंसर्न विद अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, ये याद रखोगे, एंड रिजल्ट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड रिजल्ट मतलब ये लोग फोकस करता है काम को सिर्फ कंप्लीट करने पे, कम कॉस्ट पे करना है, इसके ऊपर फोकस नहीं करता, सिर्फ काम को टाइम पे करना है। लेकिन ये लोग फोकस किसके ऊपर करता है, कॉस्ट बेनिफिट पे, मतलब कॉस्ट का कम आए, बेनिफिट हो कॉस्ट का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, इट इज मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इट इज कंसर्न विद सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस। ये मल्टी डायमेंशनल है, और ये क्या है, यूनि डायमेंशनल है। क्या है, यूनि डायमेंशनल है। ये क्या है, यूनि डायमेंशनल है, याद रखिएगा। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे कामों से मिल करके बना है, और यूनि डायमेंशनल मतलब जिसका एक ही काम है, क्या, कॉस्ट को कम करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो अंडरलाइन किया, यूनि डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, ये सब आप लोग अंडरलाइन करिएगा। इसको हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, वही सब चीज लिखा हुआ है। आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासियत क्या, फीचर्स भी आएगा तो सेम ही डेफिनेशन होगा। ठीक है, द फीचर्स क्या मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट क्या है, वो गोल ओरिएंटेड है। कभी भी बिना गोल का मैनेजमेंट आप कभी नहीं देखोगे। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ गोल होता है, और उसी गोल के तहत वो काम करता है। बिना गोल का कोई भी इंसान काम नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। पढ़िएगा, मैनेजमेंट इज मीन्स टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल्स होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एजुकेशन देना। रिलायंस कंपनी है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसकी वजह से वो काम कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। फॉर एग्जांपल, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी सेल करना है 1000 कंप्यूटर, तो मैनेजर उसी के हिसाब से अपना प्लान बनाएगा, एक्शन करेगा। क्लियर है, अपना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय लोग को मोटिवेट करेगा, उन लोग का टारगेट बताएगा कि हम लोग को 1000 कंप्यूटर बेचना है, जल्दी जल्दी काम करो, अच्छे से करो, ये करो वो करो। अच्छे से काम करोगे तो आपको सैलरी देंगे, नहीं करोगे तो हम आपको पनिशमेंट देंगे या काम से निकाल देंगे। ये सब भी और मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है मैनेजमेंट एक परवेसिव नेचर है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट ना, हर एक डेफिनेशन, चाहे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ो, प्लानिंग चैप्टर पढ़ो, हर जगह ये डेफिनेशन कॉमन मिलेगा। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव नेचर है। मतलब परवेसिव मतलब हर एक जगह आपको मैनेजमेंट मिलेगा। हम अभी बताया थोड़ा देर पहले कि मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में भी है और नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में भी है, इवन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में भी है, मंदिर मस्जिद में भी है। तो मैनेजमेंट आपको हर एक जगह नजर आएगा। मैनेजमेंट ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ पे मैनेजमेंट ना हो। पढ़ते, मैनेजमेंट परवेसिव नेचर का, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। मतलब मैनेजमेंट का जो एक्टिविटीज है वो हर एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, हर एक जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। इवन एक क्लब, हॉस्पिटल, हर एक जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन हर एक कंट्री में, यूके, यूएस, इंडिया वगैरह हर एक जगह में। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक काम नहीं है, मैनेजमेंट में बहुत सारा कामों को मिल कर करके मैनेजमेंट बना है, मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्क है। पढ़ते हम लोग, मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जहाँ पे 3 मेन डायमेंशन है, एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये याद रखना, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, उसमें कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपका वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को आपको मैनेज करना है। फिर काम करने के लिए लोगों का जरूरत पड़ेगा, तो लोगों को लाना है, उन लोग को मैनेज करना, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और साथ में मिल करके इन लोग का जो काम शुरू होगा उसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मिसाल के तौर पे जैसे एग्जांपल दे, एक स्कूल का क्या है, आपका
गोल्स क्या है कि बच्चे लोग को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना है। अब अच्छा एजुकेशन देना है, ये क्या मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मतलब उसका काम पता है कि हमारा काम क्या है, ठीक है, उसको मैनेज करना। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब आपको ऐसे इंसान को रखना पड़ेगा जो आपका जो वर्क है उस वर्क को पूरा कर पाए, और दोनों को लेकर कर चलना है। कुछ ऊपर नीचे हुआ तो साथ में लेकर कर हम लोग को चलाना है, इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सर्टेन टाइप ऑफ जॉब, कुछ ना कुछ जॉब्स है। जैसे स्कूल में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड का डेवलपमेंट है। हॉस्पिटल में क्या, पेशेंट को ट्रीट करना है, मतलब ये सब काम है सबका। स्कूल का काम क्या, बच्चों को पढ़ाना। हॉस्पिटल का काम क्या, मतलब पेशेंट को ट्रीट करना, यही चीज है। अब ये काम है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, इस काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, लोगों का जरूरत पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल कंसर्न विद गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, यही तो मैनेजमेंट है। अब उसके लिए आपको लोगों का जरूरत पड़ेगा, एम्प्लॉइज चाहिए, अलग अलग इंसान का, उन लोग का बैकग्राउंड का इंसान चाहिए, तो उन लोग को मैनेज करना। जैसे एग्जाम्पल पढ़ाना है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए हम साइंस का तो टीचर लाएंगे नहीं। हिस्ट्री पढ़ाना है तो तुम्हारा कॉमर्स का टीचर तो लेकर के नहीं जाएंगे, जिस तरह का इंसान चाहिए वही इंसान को हम लोग को लाना है। तो ये भी तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आगे पढ़ते हैं, ये सब आप लोग रीड कर लेना एक बार, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब इन ऑर्डर टू सर्वाइव ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स और सर्विसेज। क्या बोला, सर्वाइव करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। आगे बोला, इसको लेकर के चलना है, प्रोडक्शन साइकिल को लेकर के चलना है, मतलब जो आप वर्क है और लोगों को रखे हो उसको साथ में लेकर के चलाना, इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये तीन डायमेंशन है, तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक है, मतलब एक भी अगर नहीं रहा तो दूसरा होना पॉसिबल है ही नहीं, क्लियर है। सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट या फिर इंटरलिंक है। तो क्वेश्चन आएगा आपका, मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है, कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। क्या क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्लियर है। और तीनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक है। चलिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है, क्या क्या आता है, याद रखिएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। याद रखना, ये सब एग्जाम में आ सकता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या, प्रोडक्शन करना, सेल करना, परचेज करना, ये सब क्या ऑपरेशन है ना, काम करना, आपको सामान खरीदना है, बनाना है, बेचना है, ये सब क्या ऑपरेशन है, काम करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आएगा, लोगों को रखना है, स्टाफ लोग को रखना है, उन लोग को डायरेक्ट करना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। और मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, याद रखिएगा ये चीज, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या, देखो हम लोग 3 सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं। फोर्थ क्या है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब आप एक बार कर रही हो उसको मैनेजमेंट नहीं बोलते। मैनेजमेंट इज नॉट अ वन शॉट प्रोसेस कि एक बार कर लिया और मैनेजमेंट खत्म हो गया। आपको टाइम टू टाइम चेंजेस करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम एक दिन पढ़ाए तो क्या हम टीचर बन गए, नहीं। हमको अगर हमेशा करना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है मैनेजमेंट। एक दिन करने को मैनेजमेंट नहीं बोलते, पढ़ते मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन से साथ में मिल करके बना, इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑल द मैनेजर्स परफॉर्म दिस फंक्शन रेगुलरली, रेगुलर करेगा, एक दिन किया उसको मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे। मैनेजमेंट डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, मैनेजमेंट कहीं भी खत्म होने वाला नहीं है। इट कंटिन्यूज विदाउट ब्रेक, एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपका मैनेजमेंट तभी बंद होगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बंद होगा, याद रखना ये सब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। हम आपको पहले भी बोले, एक इंसान अकेला मैनेज नहीं कर सकता, उसको लोगों का जरूरत पड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि एक कंपनी में सीईओ है, सीएफओ है, सीए है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत सारा लोग मिल कर करके क्या करता है, मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट एक अकेले इंसान का बस का बात नहीं है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। पढ़ते द मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन जो काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप। एफर्ट, सबका एफर्ट साथ में मिल करके, देखो हम लोग ऐसे भी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था मॉडर्न कंसेप्ट में, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स बाय द ग्रुप, ग्रुप सब मिल कर करके इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। यहीं पर यहाँ पे यही बोला कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, सब मिल कर करके कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट क्या, मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल है, याद रखना, ये सब पॉइंट को लिख लेना। डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो रिजिड ना हो। मैनेजमेंट रिजिड
नहीं है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। रिजिड मतलब क्या होता है ना, एक बार बन गया तो बन गया, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, एक आपका डायनेमिक प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल लो, मान लो हम अभी पढ़ा रहे हैं, अभी सब कुछ नॉर्मल है, तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन वे में पढ़ा रहे हैं। तो ऑफलाइन वे में जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो एक बार एक टीचर एक क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो दूसरा टीचर क्लास नहीं ले सकता, उस टाइम में वो किसी और का क्लास रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर कोविड आ गया दोबारा से, तो कोविड आने की वजह से एक एट अ टाइम टीचर्स लोग अलग अलग शेड्यूल में करेगा ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रहा है। एक एग्जांपल, मान लो हम टीचर हम पढ़ा रहे, आप लोग ऑफलाइन बुला करके पढ़ा रहे वीक में, लेकिन अगर कल कोविड आ जाए तो हम अपना मैनेजमेंट को थोड़ा चेंज करेंगे, ऑनलाइन वे में आएंगे। तो वही बोला कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनेमिक प्रोसेस, हमेशा फिक्स होने वाला नहीं है। टाइम टू टाइम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग कि आज सरकार गवर्नमेंट मोदी जी का है, तो मोदी जी के रहने की वजह से अंबानी और अडानी को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, वो इसी हिसाब से मैनेजमेंट कर रहा है। लेकिन कल अगर मान लो मोदी जी का सरकार गिर गया, अगर राहुल गांधी आया, तो उन लोग से तो अच्छा दोस्ती नहीं है, तो वो अपना मैनेजमेंट का तरीका क्या करेगा, चेंज करेगा। समझ लो, तो मैनेजमेंट क्या एक डायनेमिक प्रोसेस, आप एक फिक्स कर लियो और एक ही प्लान और उसी के ऊपर करोगे काम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मैनेजमेंट टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, समय के साथ साथ चेंजेस लाना पड़ेगा आपका मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है। पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो वो इंटरनल है और इससे इफेक्ट करता बाहर वाला से, एक्सटर्नल से। जैसे मान लो आपका मेरा कोचिंग है, कोचिंग क्या इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसको हमको चलाना है, ठीक है। लेकिन क्या मेरा कोचिंग सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट से चलेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं चलेगा? चलेगा ऑब्वियसली। जैसे मान लो कल सरकार आकर के बोला कि कोचिंग कोई भी नहीं चला सकता जिसके पास बीएड का डिग्री नहीं है। अब मेरे पास बीएड का डिग्री नहीं है तो मेरा कोचिंग क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर से हमको इफेक्ट किया ना, तो यही बोला कि मैनेजमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चलता है। इसलिए आपको जैसे ही कुछ चेंजेस होगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, आपको भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा जमाने के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल फोर्स मतलब मैनेजमेंट जो है वो आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, कभी भी आप गिन नहीं सकते हो या फिर आप छू नहीं सकते हो। जैसे एग्जांपल, आप एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ का भी मतलब जो है सिचुएशन बहुत खराब है, आपको समझ में आता है कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन आप कोई अच्छा नर्सिंग होम में जाओगे, बड़ा हॉस्पिटल में जाओगे, तो वहाँ पे आप देखते हो कि हाँ काम तुरंत किया जाता है, तो आप यही बोलते हो ना, नहीं उस कंपनी का या उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैनेजमेंट क्या आपका इनटेंजिबल फोर्स है, जिसको आप फील कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन, या वो प्रेजेंस नहीं है। मैनेजमेंट सिर्फ आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, इस डिसिप्लिन, उसका कोऑर्डिनेशन वगैरह आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अब देखो मैनेजमेंट हम लोग याद करो, ट्रेडिशनल व्यू क्या बोला था, मैनेजमेंट एक आर्ट है, राइट। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट ऐसा आर्ट या साइंस कुछ नहीं बोला है। अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक क्या है, मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अभी हम लोग थोड़ा देर में आएंगे कि मैनेजमेंट क्यों साइंस और क्यों आर्ट है, वो भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो मैनेजमेंट क्या आपका साइंस भी है, आर्ट भी है। पढ़ते हैं, मैनेजमेंट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कुछ नॉलेज वगैरह डिस्टिंग, इसको ना हम आपको सेपरेट अभी हम पढ़ाएंगे, देन हम फिर वापस आएंगे तो आपको हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एक क्या सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रोसेस है ना। क्योंकि मैनेजमेंट में देखो काम करना है तो हमको हर तरह का लोग को लेकर के चलना पड़ेगा, हर एक धर्म को होगा, हर एक कल्चर को, सबको लेकर के चलना है, राइट। तो मैनेजमेंट क्या एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे सब तरह का इंसान मिल कर करके, ह्यूमन बिहेवियर, हर एक इंसान अलग अलग माइंडसेट का होता है, सबको ले करके चलना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेट करना है, इसको आपका सोशल प्रोसेस है मैनेजमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट बैलेंस करता है इफेक्टिव और एफिशिएंट। देखो हम आपको बताए थे अभी थोड़ा देर में कि एक इंसान का सिर्फ इफेक्टिव है तब भी वो काम नहीं चलने वाला, और एफिशिएंट है तब भी काम नहीं करने होने वाला है। आपको एक इंसान को इफेक्टिव के साथ साथ क्या होना पड़ेगा, एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। और इन दोनों को बैलेंस कौन करता है, मैनेजमेंट कर करके देता है, ठीक है। रीड कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट का। एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव और एक आपका है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर से बोलिए, मैनेजमेंट का कितना ऑब्जेक्टिव्स है, तो देयर आर 3 टाइप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या है, फिर से बोलिए। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे आप लोग बुक में भी लिखना याद करने के लिए। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और लास्ट आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स।
ठीक है। आते हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, क्या सोशल ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी शुरू होता है, चाहे मेरा कोचिंग हो या कोई स्कूल हो या कोई क्लब हो, हॉस्पिटल हो, सबसे पहले वो सोचता है ना कि हमको सर्वाइव करना है ना, हमको क्या करना, सर्वाइवल करना। पहले ही दिन हम कोचिंग खोले और सोचे होंगे कि बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हम क्या सोचेंगे कि हम इतना कमा ले ताकि मेरा कॉस्ट कम से कम निकल जाए। जैसे जियो भी आपका आया था मार्केट में 2017-18 में, तो जियो भी कभी नहीं सोचा था कि हम इतना प्रॉफिटेबल हो जाएंगे इतना जल्दी। जियो पहले सोचा था कि हम कुछ दिन लॉस खाएंगे, सर्वाइव करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट करेंगे। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही सोचता है कि पहले सर्वाइव करें, सर्वाइव करते करते अगर जम गया मेरा बिजनेस तो हम प्रॉफिट कमाने लगेंगे, और जैसे प्रॉफिट अच्छा कमाने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे, मल्टीपल ब्रांचेस खोलेंगे, मल्टीपल जगह में ऑफिसेस खोलेंगे। इसको बोलते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, यही, पहले सर्वाइव करना, देन प्रॉफिट कमाना, देन ग्रो करना। देखो पढ़ते हैं लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल या फिर एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल है या फिर एंड रिजल्ट हम लोग का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल है और एंड रिजल्ट है। टुवर्ड्स क्या, विच द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। जो आपका बिजनेस चल रहा है गोल के तरफ ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। दे सर्व एज स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्क है जिसके तहत हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर टू फुलफिल द इकोनॉमिक गोल्स। आपका कुछ इकोनॉमिक गोल्स याद रखें। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपका, the organizational objective of management are to fulfill the economic goal of business organization। आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक गोल को फुलफिल करना है। आगे पढ़ते हैं। द चीफ एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन सच अ मैनर ताकि हम लोग को मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मोटिव क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सर्वाइवल है। सर्वाइवल मतलब सबसे पहले बेसिक है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है कि वो कम से कम सर्वाइव कर पाए और एक मार्केट में बना रहे, मार्केट में लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसका दूसरा मोटिव क्या होता है, जैसे सर्वाइवल हो जाता है फिर वो क्या करता है, प्रॉफिट की तरफ अपना दिखना शुरू करता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। जैसे प्रॉफिट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कितना पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। सबसे पहले क्या, सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। याद रखना, ये नोट्स बनाते बनाते चले जाना। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोले ना, इसके नीचे आप लोग क्या करना है, लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपका पढ़ते हैं हम लोग। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अपना बारे में तो सोच लिया कि हमको सर्वाइव करना है, प्रॉफिट कमाना है, ग्रो करना है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या, देखो आप मैनेजमेंट जो चला रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो वो समाज में ही चला रहे हो ना, तो सिर्फ अपना बारे में सोचना नहीं है बल्कि समाज के बारे में भी सोचना है। समाज के बारे में सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सामान का अच्छा क्वालिटी में बने, सामान का तुम्हारा जो है क्वालिटी अच्छा हो, सामान को रिजनेबल प्राइस में हम बेचे, जो इंसान मेरा सामान बना रहा है, एम्प्लॉइज वगैरह उन लोग का अच्छे से देखभाल करे, आपका इकोनॉमी का प्रोडक्शन ज़्यादा करे, जीडीपी हम लोग का बढ़ेगा तो हम लोग का इकोनॉमी का वेल्थ बढ़ेगा। फाइनेंस कम्युनिटी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका आसपास और जितना कम्युनिटी है वहाँ पे आपका उसको देखना है, गंदगी नहीं फैलाना है, उन लोग के काम में हाथ बटाना है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कंपनी लॉ में, आप लोग पढ़ोगे आगे चल करके, एक CSR बोल करके वर्ड होता है। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, कंपनी लॉ में एक लॉ बनाया गया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक अमाउंट से ज़्यादा कमा रहा है तो उसको कुछ अमाउंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, समाज के लिए मतलब जो है करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। बड़ा बड़ा कंपनीज वगैरह डोनेशन वगैरह देता है, उसी को बोलते हैं CSR। तो ये सब क्या आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। पढ़ते हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट एक ऑर्गन है किसका, सोसाइटी का। तो क्वेश्चन आ सकता है मैनेजमेंट ऑर्गन किसका, सोसाइटी का। सो इट मस्ट हैव सोशल ऑब्जेक्टिव, तो इसका कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होगा, जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में दे, सिविक एक्टिविटीज, मतलब सिविक एक्टिविटीज में हम लोग कंट्रीब्यूट करें, मतलब जो समाज का बेहतरी के लिए कुछ एक्टिविटीज है उसमें हम लोग क्या करें, हाथ बटाई, कौन, ऑर्गेनाइजेशन को बुला करने के लिए। इकोनॉमी का वेल्थ को हम लोग जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी का वेल्थ बढ़ेगा, जितना लोगों को हम काम में रखेंगे बेरोजगारी खत्म होगा, तो ये सब समाज का अच्छा के लिए ना। नेक्स्ट फाइनेंशियल सपोर्ट करें हम लोग कम्युनिटी को। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन आपका स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करता है, जैसे कोलगेट करता है और भी बड़ा बड़ा HP उड़ान वगैरह कंपनी, ये सब आपका स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आप ऐसा प्रोडक्शन का मेथड यूज करो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब पॉल्यूशन वगैरह ना हो उससे।
और क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब गरीब सेक्शन का, वीकर सेक्शन का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में अपना काम पे रखो। बैकवर्ड क्लास का मतलब जो दलित समाज है या कोई पिछड़ा समाज है, उन लोग को अपना कंपनी में पहले एक जॉब दो, ताकि इससे क्या होगा, समाज हम लोग का बेहतर करेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज, एम्प्लॉय लोग को बेसिक फैसिलिटीज दो, एम्प्लॉय का बच्चा अच्छा से अच्छा स्कूल में जाए, उन लोग का बच्चा का मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह दो। इसी के लिए देखना बड़ा बड़ा कंपनीज वगैरह में क्या करता है, आपका सुने होगा कि उन लोग का पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, ताकि एम्प्लॉय का घर पे कोई भी मेडिकल हेल्थ या कुछ बीमारी वगैरह आ जाए तो वो वहाँ पे इलाज करा सकता है मुफ्त में, उसका सैलरी का कुछ डिडक्शन कट करके करता है। तो ये सब समाज के लिए, इसको क्या बोलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सर एक बार फिर से बोलिए क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या था आपका, सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट में डिवाइड है, क्या आपका, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और सोशल ऑब्जेक्टिव में जहाँ पे हम लोग को समाज के बारे में देखना, बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग अभी पढ़ कर गया है। अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। पर्सनल मतलब होता है यहाँ पे लोगों का बात किया, किसका बात किया, लोगों का। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, मैनेजमेंट चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए आपको लोगों का जरूरत पड़ेगा, तो उन लोगों के बारे में सोचना है यहाँ पे। जैसे एम्प्लॉय आपका अगर काम कर रहा है कंपनी में, तो उन लोग का सही से सेफ्टी का ध्यान रखे, उन लोग को सैलरी टाइम पे दे, उन लोग को फेयर रेम्यूनरेशन, सही रेम्यूनरेशन दे, उन लोग के बारे में सोचे। ये सब क्या आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, पढ़ते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिफर टू द ऑब्जेक्टिव जो रिलेट करता है एम्प्लॉय के ऊपर। किसके ऊपर रिलेट करता है, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के बारे में सोचता है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। कौन सा ऑब्जेक्टिव खुद के बारे में ऑर्गेनाइजेशन का सोचता है, तो क्या बोलिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। चलिए अब मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या, जैसे अच्छा सैलरी दो, उन लोग का ग्रोथ, प्रमोशन। देखो बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है, प्रमोशन, ट्रेनिंग वगैरह देता है ताकि उन लोग का ग्रोथ हो। नेक्स्ट क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट दिया जाए। जैसे कोई कंपनी में काम करने आ रहा हो, उसको बोले छोटू चाय लेकर के आओ, तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट पे खराब लगेगा, उसको आप जनाब करेंगे तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, जान देगा। देखो रिस्पेक्ट दिया जाता है तो वो भी अपना 100% देना शुरू करेगा, तो ये सब करना पड़ेगा। सोशल रिकॉग्निशन, समाज में एक रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे होता क्या है कि हम फला कंपनी में काम कर रहे थे, बोलते हैं ना हम टीसीएस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम विप्रो में काम कर रहे थे, ये सब कंपनी एक बड़ा कंपनी है, हम बिग 4 में काम कर रहे थे। इससे क्या मिलता है, समाज में एक रिकॉग्निशन मिलता है ना। जैसे कोई इंसान अगर बिग 4 में चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप समझ जाओगे कि ये मामूली सीए नहीं होगा, इसका सैलरी होगा अच्छा खासा। तो वही बोला कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव देना है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको एक सोशल रिकॉग्निशन मिला आपका ऑब्जेक्टिव आपका ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्या, उसको हेल्दी वर्किंग कंडीशन दो, काम करने आया है कुछ फैन वगैरह नहीं दिया, सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया है, ठीक है, उससे उसको हेल्थ में इश्यू बढ़ सकता है या फिर उसका जान जा सकता है, ये सब नहीं करना है। हम लोग का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी देख करके चलना है। क्लियर है। अगर ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो लोग अपना काम से इंटरेस्ट खो देगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट आपका क्या कोशिश करता है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव को साथ में लेकर के चलेगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कहलाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे हम लोग। देन उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, ये दोनों हम लोग कंप्लीट करेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन तक का, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले पीटर ड्रकर क्या बोला था, मैनेजमेंट एक डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट है, ये याद रखना। कौन बोला था, पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। मैनेजमेंट एक थिंकिंग ऑर्गन है, ठीक है, जो विजन देता है एक बिजनेस का। विजन मतलब एक उसका कहाँ तक वो जा सकता है, ये कौन देता है, मैनेजमेंट देता है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे तक का जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएगा। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, क्या इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आपका गोल को अकम्प्लिश करता है, आपका गोल को कंप्लीट करता है। बिना मैनेजमेंट का आप अपना गोल तक का पहुंच नहीं पाओगे। दूसरा क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी, आपका एफिशिएंसी बढ़ा देता है। अगर आप एक काम कर रहे हो बिना मैनेजमेंट का, वो काम करने में आपको 10 दिन लगेगा, लेकिन आप मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट के साथ अगर आप काम करोगे तो वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इससे क्या होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, क्योंकि मैनेज जो करता है वो पढ़ा लिखा इंसान आता है, अच्छा से साथ में मिल करके सब काम करता है, तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम को कंप्लीट किया जा सकता है।
थर्ड पढ़ेंगे हम लोग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब साउंड मतलब होता है अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारा फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है, मतलब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है। साउंड नहीं है मतलब अच्छा नहीं है। तो यहाँ यही बोला कि मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है उसको एक अच्छा बनाता है। बिना मैनेजमेंट का आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। अंदर का मटेरियल आप लोग खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपका मैनेजमेंट अगर रहेगा ना तो आप जो इकोनॉमी में या तुम्हारे एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रहा है आप उसको अच्छा से कोप अप कर पाओगे। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो आपका एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होगा उससे आपको बहुत बुरा असर करेगा, समझ में आया। तो मैनेजमेंट से आप चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो, ईजिली अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे देखिए आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट एम्प्लॉय टू अडॉप्ट चेंजेस, क्योंकि देखो लोग जल्दी चेंज होने नहीं मांगता है। जैसे एग्जांपल लीजिएगा ना, स्कूल्स वगैरह में जितना भी टीचर अभी पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, ऑफलाइन पढ़ा रहा है। लेकिन तो मान लो खुदा ना खास्ता कोविड आ गया तो ऑफलाइन में स्विच करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन में स्विच करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन हर टीचर को पढ़ाने नहीं आता है तो उन लोग को सिखाना पड़ेगा ना, तो जो सिखाएगा वो कौन होगा, मैनेजमेंट होगा। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होगा तो वो टीचर लोग को सिखा देगा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। तो इससे आपका काम क्या होगा, बिना रुके जैसा था वैसा चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट से आपका जो डायनेमिक जो चेंजेस आते रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी आते रहता है, उसको कोप अप करने में इजी होता है, आराम से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में भी मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करना है तो बिना मैनेजमेंट का आप सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं हम लोग जो हम तुमको बताए थे कि मैनेजमेंट आपका ऊपर लिखा होता है मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, है ना। फंक्शन हम लोग पढ़े थे सिग्निफिकेंस में, यहाँ पे हम बोले थे, अभी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं इसके बारे में। देखो ये वाला पॉइंट, मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है। तो आते हैं मैनेजमेंट पूरा तरीके से आर्ट तो है लेकिन साइंस पूरा तरीके से नहीं है मैनेजमेंट। अब क्यों नहीं है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आते हैं हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो ओल्ड सिविलाइजेशन बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि आज अचानक से हुआ। मान लो आपका मुगल पीरियड में भी क्या होता था, बादशाह रहता था, उसका वजीर रहता था, अलग अलग जगह में खजांची रहता था, सब मिल कर करके पूरा रियासत को चलाता था ना, तो वो भी क्या था, मैनेजमेंट था। तो मैनेजमेंट बहुत पुराना जमाना से देखने को मिल रहा है। और मैनेजमेंट टाइम टू टाइम क्या होते रह रहा, ग्रो होते रह रहा, चेंजेस होते रह रहा है, क्योंकि इकोनॉमी क्या हम लोग का डायनेमिक है, जैसे जैसे चेंज आ रहा है मैनेजमेंट में भी वैसे वैसे चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अब बहुत सारा ऑथर मैनेजमेंट को ना साइंस बोला और कुछ ऑथर मैनेजमेंट को आर्ट बोला है। अब कुछ ऑथर बोला है कि ये प्रोफेशन भी है मैनेजमेंट। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, वो हम लोग नीचे पढ़ने वाले। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब देखो कोई भी चीज़ साइंस होने के लिए क्या चाहिए, साइंस होने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। वो क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, 5 चीज़ों का। सबसे पहले क्या है, साइंस होने के लिए एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। मतलब साइंस पढ़ने के लिए एक डिग्री या एक बुक्स वगैरह या कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, कुछ थेसिस वगैरह होना चाहिए। पढ़ते हैं हम लोग सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसका एक सिस्टम है, एक प्रिंसिपल है, रूल्स है। जैसे आप लोग पढ़े न्यूटन का लॉ, प्रिंसिपल है ना, लॉ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हर एक चीज़ का काउज एंड इफेक्ट है। साइंस आपको हर चीज़ बताता है, कुछ भी दुनिया में ऐसे नहीं हो रहा, उसका रीजन है, उसका वजह है ना। साइंस हम लोग को बताता है। वेरियस प्रिंसिपल है, टेक्निक्स है साइंस का। अब क्या मैनेजमेंट में है कि नहीं है वो हम लोग थोड़ा देर में पढ़ने वाले। पहले हम लोग पढ़ रहे क्या कि साइंस में क्या क्या जरूरत है। पहला क्या, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस में चाहिए। दूसरा क्या, हम लोग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। देखो आपका साइंस होने के लिए ना अचानक से नहीं होता, लोग ऑब्जर्व करता बहुत सारा। न्यूटन अचानक से नहीं देखा था कि एप्पल गिरा है और तुम्हारा एक थीसिस लिख दिया, वो ऑब्जर्व किया होगा, बार बार एप्पल गिरा करके देखा होगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो आपका साइंस में क्या चाहिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो प्रिंसिपल या थ्योरी हम लोग लिख पाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर तुम ऑब्जर्व नहीं करता न्यूटन तो आज हम लोग का थ्योरी थीसिस भी नहीं आता। जो न्यूटन का 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। देन आते एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस का कोई भी चीज़ बिना एक्सपेरिमेंट का नहीं पॉसिबल है, ठीक है। साइंस में आपका एक्सपेरिमेंट होना बहुत ज़्यादा
जरूरी है, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है एक्सपेरिमेंटेशन। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब देखो साइंस का यूनिवर्सल वैलिडिटी हर एक इंसान एक्सेप्ट करता है। जो न्यूटन का लॉ हम लोग इंडिया में पढ़े, क्या यूएस वाले लोग अलग पढ़ता होगा, वो लोग भी वही एक्सेप्ट किया होगा, पाकिस्तान वाले लोग भी वही एक्सेप्ट किया होगा। तो साइंस का यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होता है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता है। लास्ट आपका साइंस में क्या जरूरत है, रेप्लीकेशन इज पॉसिबल। रेप्लीकेशन मतलब जब दो साइंटिस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई भी सेम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो अलग अलग कर रहा है, तो वो लोग सेम डेटा को एक साथ लेकर के चल सकता है और उन लोग का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मान लो तुम्हारा कोई लिक्विड, ये पानी का बॉटल है, पानी का बॉटल में कोई केमिकल डाला, हम एक साइंटिस्ट डाले और उससे कुछ रिएक्शन हुआ, तो दूसरा साइंटिस्ट भी अगर वही केमिकल डालेगा तो उसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो साइंस का एक रेप्लिकेशन इस प्रोसेस, साइंस का रेप्लिकेशन है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या ये सब चीज आपका मैनेजमेंट में है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या मैनेजमेंट में आपका सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो पढ़ते हैं मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है। जैसे आप लोग मैनेजमेंट में आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, फ्यूल बल करके एक बंदा है, वो फ्यूल भी कुछ प्रिंसिपल दिया है। टेलर, FW टेलर भी अपना कुछ ना कुछ प्रिंसिपल दिए, इन लोग का प्रिंसिपल आप पढ़ोगे। अब प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, रूल्स, गाइडलाइंस, कानून। तो साइंस में भी कुछ कानून है, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या है, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल है, FW टेलर का प्रिंसिपल है, और भी कई लोगों का प्रिंसिपल्स वगैरह। तो यहाँ पे साइंस भी सेम हुआ और मैनेजमेंट भी सेम हुआ। तो ये पॉइंट की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक तरह का साइंस है। आंसर इज यस, पहला पॉइंट देख लीजिए। So the feature of systemized body of knowledge is present in management. Yes, आपका सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। देन आगे सेकंड पढ़ते हैं, साइंस में दूसरा क्या था, आपका ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं आपका मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है कि नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो होना जरूरी मैनेजमेंट में नहीं है। पढ़ते हम लोग, व्हेन मैनेजर आर ऑब्जर्विंग दे हैव टू ऑब्जर्व ह्यूमन बीइंग, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट प्योरली लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। सुनिएगा, कोई भी चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसका कुछ ना लॉजिकल मीनिंग वगैरह होता है, कुछ मकसद होता है, राइट। कुछ आपका ऑब्जर्वेशन का कुछ ना कुछ मकसद होता है जो हम लोग लॉजिकल हो और ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन मैनेजमेंट का कोई भी चीज आपका लॉजिकल या प्योर कुछ नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हम तुमको लो, ऑब्जर्वेशन मतलब सेब को, हम एप्पल को अगर हम जमीन में गिरा दे तो हमेशा कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। लेकिन एक इंसान है, मान लो दो तरह का इंसान है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत ठंडा मिजाज का और एक बहुत एग्रेसिव मिजाज का। तो उन लोग को मैनेज करना डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं, सेम तरह से हम उन दोनों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, टाइम टू टाइम हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से आपका मैनेजमेंट जो है वो साइंस नहीं है, ये पॉइंट आपका साइंस में नहीं आता है। थर्ड पढ़ते एक्सपेरिमेंट एंड मैनेजमेंट। एक्सपेरिमेंटेशन होता है साइंस में, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, ये आपका मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। मैनेजर टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट मैनेजरियल प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो द फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यहाँ पे ये चीज है मैनेजमेंट में। देखो एक्सपेरिमेंट साइंस में भी करना पड़ता है, मैनेजर भी क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर चला रहा है तो वो टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि ये काम सही, मतलब जैसे एग्जांपल मान लो बॉटल बेचना है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। कोई भी ऐड वगैरह रन करा देता है, तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी इन मैनेजमेंट। अब देखो साइंस क्या यूनिवर्सल वैलिडिटी है, लेकिन मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। कोई इंसान का मैनेज करने का तरीका अलग होगा और कोई इंसान का मैनेज करने का तरीका अलग होगा, सबका अलग अलग है, सेम नहीं हो सकता। साइंस क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है, सेम रास्ता पे सब चलेगा, लेकिन मैनेजमेंट करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। तो ये पॉइंट आपका मैनेजमेंट में नहीं होगा, देख लीजिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। लास्ट क्या, रेप्लिकेशन पॉसिबल है आपका साइंस में। देखते हैं यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। हम रेप्लिकेशन में क्या बोला था, आपका जितना भी एक्सपेरिमेंट वगैरह होगा सबका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत एग्रेसिव सेल किया, उसका बहुत तरक्की हो गया, लेकिन वही चीज कोई जगह में आपका एग्रेसिव सेल किया लेकिन उससे क्या हो गया, नुकसान हो गया। जैसे एग्जाम्पल मान लो दो तरह का टीचर है, एक हम है एक कोई और है। एक टीचर जो स्टूडेंट को डरा करके पढ़ाया, मार करके डरा करके मतलब जो पढ़ाया, उन लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। दबा करके बच्चे लोग को मतलब जो प्रेशर में ला करके पढ़ाया, क्योंकि कुछ बच्चे प्रेशर में ही पढ़ते, प्यार मोहब्बत से नहीं पढ़ते, क्योंकि वो लातों के भूत होते हैं।
है ना। तो अगर डरा करके पढ़ाए उसका रिजल्ट अच्छा हुआ, लेकिन अगर हम भी वही चीज करें, जरूरी है इसका मतलब जो सब बच्चा पढ़ेगा, कुछ बच्चा होगा कि ढीठ होता है, मारने से भी वो नहीं सुनेगा और छोड़ देगा पढ़ाई कि सर तो हमेशा डांटते रहते हैं, भाग हम नहीं पढ़ेंगे सर के पास। तो यही बोला कि रेप्लिकेशन आपका साइंस में पॉसिबल है, क्योंकि हर इंसान जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं हो सकता, कोई इंसान अगर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट उसके फेवर में आ गया, अच्छा हो गया, लेकिन वही चीज कोई और किया, उसके लिए वो सही नहीं हुआ, उसके लिए नुकसान हो गया, तो आपका रेप्लिकेशन चीज भी मैनेजमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि कुछ पॉइंट आपका साइंस का है और कुछ पॉइंट आपका साइंस का मैनेजमेंट में नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग मैनेजमेंट को साइंस बोलेंगे, लेकिन प्योर साइंस नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन एग्जैक्ट साइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन एग्जैक्ट साइंस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन ऑल इट से मैनेजमेंट क्या इन एग्जैक्ट साइंस है, या फिर सोशल साइंस है, या फिर इसको सॉफ्ट साइंस भी बोलते हैं। सॉफ्ट साइंस कौन बोला था? अर्नेस्ट डेल। यहाँ से ये याद रखिएगा कि मैनेजमेंट को सॉफ्ट साइंस कौन बोला था? तो अर्नेस्ट डेल बोल करके एक बंदा था, वो आपको मैनेजमेंट को क्या बोला था? सॉफ्ट साइंस। अब मैनेजमेंट क्या प्योर साइंस है? नहीं, मैनेजमेंट क्या एक सोशल साइंस है, या फिर इन एग्जैक्ट साइंस है, या फिर सॉफ्ट साइंस है। सॉफ्ट साइंस कौन दिया था? अर्नेस्ट डेल। यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैनेजमेंट क्या आर्ट है सर? तो मैनेजमेंट आर्ट, हम तुमको बोले थे मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट का डेफिनेशन में भी था मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स। अब पढ़ते हम लोग आर्ट्स के, आर्ट होने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। सबसे पहले आर्ट होने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आपका थ्योरेटिकल नॉलेज जो आप पढ़े हो उसका आपका क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टेंस। जब तक थ्योरी नहीं रहेगा आप आर्ट नहीं कर सकते। ठीक हो? जैसे एग्जाम्पल, आपको अगर सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, आप सिंगर हो, गाना गाते हो, तो सिंगर बनने के पहले तो आपको जितना भी सुर है, सारे गामा पा वगैरह ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा पढ़ते हम लोग, दूसरा क्या? पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। आप पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। अब देखो सारे गामा पा कोई एक लता मंगेशकर भी पढ़ सीखी, और मान लो सारे गामा पा आपका हनी सिंह भी सीखा, लेकिन दोनों का प्रेजेंट करने का, गाना गाने का तरीका क्या बहुत अलग है। ये रैप करता है, वो क्लासिकल गाना गाती है, सबका गाना गाने का तरीका क्या है? अलग अलग है। कोई पॉप गाना गाता है, कोई दुख वाला गाना गाता है, कोई सॉफ्ट गाना गाता है। तो यहाँ पर ये बोला पर्सनलाइज एप्लीकेशन। हर एक इंसान अपना अपना स्किल जो सीखा हुआ या नॉलेज जो है उसको अपना अपना तरीका से वो लोग पेश करता है। तो मैनेजमेंट में भी ये चीज होता है, हर एक इंसान के पास नॉलेज तो है कि हमको कैसे रन करना है, सबका चलाने का, मैनेजमेंट करने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मान लो कोचिंग सबको चलाना है, अब हमरा चलाने का तरीका अलग होगा, किसी और का चलाने का तरीका बहुत अलग होगा। तो ये आपका आर्ट जो है वो मैनेजमेंट में है। और थ्योरेटिकल नॉलेज है, आर्ट मैनेजमेंट में भी है थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको मैनेजमेंट करना तो उसके लिए भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जो हम लोग पढ़े बीबीए का कोर्स, एमबीए का कोर्स, वो क्या मैनेजमेंट में ही तो काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो आर्ट में क्या होता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करना पड़ता है। सिंगर वगैरह लोग प्रैक्टिस करता है, उसमें कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी लाता है। कोई गाना गाता है उसको थोड़ा सुर जोर से लगा देता है, कोई स्लो करता है ना। जैसे एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे, इंडियन देखे होंगे आप लोग, इंडियन आइडल में एक सिंगर था सलमान अली बोल करके आया था। वो बंदा दूसरों का गाना गाता था, लेकिन उसमें थोड़ा अपना मिक्स एंड मास्टर्स अपना करता था, राइट। तो यहाँ पर यही बोला बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में क्या होता है? आपका प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाना पड़ता है। सेम टू सेम कॉपी नहीं किया जा सकता। सेम आपका मैनेजमेंट में भी है। हम जो मैनेज कर रहे हैं आप भी वही चीज करोगे, लेकिन दोनों का प्रैक्टिस करते करते हम लोग सीखते हैं और कुछ ना कुछ हम लोग नया करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस देगा कि ऐसा करने से थोड़ा सा दिक्कत होता था, अब हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, हम पास्ट में बीएसटीडी पढ़ाते थे, ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन अब कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, अब आप लोग बीएसटीडी ऑनलाइन पढ़ा रहे ताकि आप लोग का ज्यादा फायदा हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों चीज आपका आर्ट में है, पढ़ते हम लोग। थ्योरेटिकल नॉलेज है, यस, तो द फीचर ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट आर्ट में। पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, यस, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। और लास्ट क्या? क्रिएटिविटी है, यस, द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो हम लोग बोल दिया मैनेजमेंट को प्योर आर्ट बोलेंगे, लेकिन साइंस प्योर नहीं है। वो क्या है? सॉफ्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है, या फिर सोशल साइंस है। यही पढ़ा है ना हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है। तो हम लोग पूरा तरीका से साइंस भी नहीं बोलेंगे मैनेजमेंट को, पूरा तरीका से आर्ट भी नहीं बोलेंगे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। ज्यादा कौन है? आर्ट है, कम क्या है? साइंस है। लेकिन अगर आपके एमसीक्यूज में आएगा मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस या बोथ है, तो आप बोथ को टिक मार करके आएंगे। चलिए पढ़ते हैं। लाइक साइंस मैनेजमेंट का सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल है ना, जो हम लोग पढ़े। और आर्ट की जैसे स्किल, क्रिएटिविटी, ये सब चीज है। तो हम लोग मैनेजमेंट को बोल सकते हैं। मैनेजमेंट का दोनों फीचर है, बोथ साइंस और आर्ट का।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, उतना ज़्यादा आगे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, बस इतना जानना जरूरी है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक आज का हम लोग पढ़ने वाले, क्या मैनेजमेंट को हम लोग प्रोफेशन बोलेंगे? आंसर इज यस, मैनेजमेंट को हम लोग प्रोफेशन बोलेंगे, लेकिन पूरा तरीका से नहीं बोलेंगे। मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है, पढ़ते हम लोग। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? द टर्म प्रोफेशन में भी डिफाइन एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है, उन लोग के पास क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। जैसे डॉक्टर को बॉडी के बारे में पता है, लॉयर को लॉ के बारे में पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंस के बारे में पता है। अब एक डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हासिल करने के लिए, उस डिग्री को हासिल करने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, एक स्पेसिफिक फील्ड में आपका नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी आप उस प्रोफेशन को कर पाओगे। और उस प्रोफेशन को आप जो करते हो उसको रेगुलेट कौन करता है? एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होता है। जैसे कि आपका सीए को कौन चलाता है? आईसीआई चलाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और आपका ये डॉक्टर्स वगैरह लोग को कौन लेकर के चलता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लोग लेकर के चलता है। लॉ को कौन लेकर के चलता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेकर के चलता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। तो क्या मैनेजमेंट का भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है या नहीं है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फीचर्स क्या आपका, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ का जरूरत होगा प्रोफेशन होने के लिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या वो सब चीज़ आपका मैनेजमेंट में है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोफेशन में क्या होना चाहिए? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट। कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर या सीए वगैरह बन सकते हो। दूसरा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर इंसान प्रोफेशन नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, उसको करने के लिए आपको स्पेशल डिग्री लेना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हर कोई भी इंसान मुंह उठा करके नहीं चल जाएगा कि आज हम डॉक्टर बनेंगे, चलो किसी का ऑपरेशन करते हैं, नहीं कर सकता। कोई भी इंसान सीए का काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं हो, ट्रेनिंग नहीं हो। तो दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। थर्ड क्या? प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब उस प्रोफेशन को चलाने के लिए एक अदारा होना चाहिए। जैसे कि सीए को चलाने के लिए आईसीएआई है, सीएस को चलाने के लिए आईसीएसआई है, वैसे हर एक प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जहाँ से आप लोग को मेंबरशिप मिलता है। नेक्स्ट क्या? कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है ना? बेसिक नॉर्म्स है, नॉर्म्स मतलब बेसिक रूल्स वगैरह है कि एक डॉक्टर को कैसे बिहेव करना है, एक डॉक्टर को अपना पेशेंट को ना नहीं बोलना है। कोई एक इंसान डॉक्टर बना है तो वो अपना नशा में किसी का इलाज नहीं कर सकता या अनकॉन्शियस माइंड में इलाज नहीं कर सकता। ये सब आपका बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक सीए को मोरल अपना हाई कर करके काम करना पड़ेगा, डिग्निटी के साथ काम करना पड़ेगा, फ्रॉड वगैरह सोच करके काम, अपना पर्सनल बायसनेस से काम नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है, ठीक है। हर एक प्रोफेशन का कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करोगे, मतलब अगर तोड़ोगे, तो आपका मेंबरशिप छीन लिया जाता है। जैसे आप देखे होगा मूवी कबीर सिंह, कबीर सिंह में क्या करता है? वो ऑपरेशन करता है ड्रंक होकर करके, राइट। ड्रंक होकर के ऑपरेशन करता है तो उसका पेशेंट वगैरह का जान या कुछ भी चला जाता है, हमको पता नहीं है, उस मूवी हम सही से नहीं देखे। तो वहाँ पर उसका क्या होता है? लाइसेंस चला जाता है, राइट। तो वही चीज कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट को अगर ब्रीच करोगे कोई भी प्रोफेशन में तो आपको सजा मिलेगा। नेक्स्ट क्या? सर्विस मोटिव है। देखो प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशन क्या होता है? सर्विस करने के लिए आता है। चाहे डॉक्टर हो, उसको गुड्स नहीं बनाना है, सीए को गुड्स नहीं बनाना, अपना सर्विसेज को क्या करना? प्रोवाइड करना। तो ये जितना भी प्रोफेशन तो वो क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। और उन लोग को क्या मिलता है? अपना सर्विस देने के बदले में फीस मिलता है, राइट। अब देखते हैं क्या ये सब चीज आपका मैनेजमेंट में है। तो सबसे पहला क्या था? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये चीज आपका फीचर जो है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सर कैसे स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? जैसे मैनेजमेंट पढ़ने के लिए, सॉरी सीए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीए का कोर्स करना पड़ेगा और नॉलेज लेना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वैसे ही अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारा कोर्स आता है, जैसे बीबीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए। तो यहाँ पे आपका ये भी चीज पढ़ाई होता है, तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज यहाँ पे भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कोई भी इंसान सीए सीएस नहीं कर सकता, डॉक्टर वगैरह नहीं बन सकता, लेकिन मैनेजर कोई भी इंसान आकर के बन सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको एकदम एक कोर्स कर करके आना पड़ेगा तभी वो मैनेजर बन पाएगा। बहुत सारे इंसान देखोगे आपके घर पे पापा बिजनेस चला रहे, तो बिजनेस पापा क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, है ना। हम भी आपको कोचिंग चला रहे थे, कोचिंग चलाने के लिए मैनेजमेंट पढ़े थे? आंसर इज नो। यहाँ पे कोई भी इंसान, एक जाहिल इंसान भी देखोगे बहुत सारा कंपनी का क्या रहता है? मैनेजर बन करके रहता है, क्योंकि उसके अंदर मैनेजरियल स्किल है। तो उसका स्किल देख कर करके उसका बॉस उसको
काम पे रख लिया है, इसका डिग्री देख कर करके नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी इंसान जाकर के मैनेजर बन सकता है, लेकिन डॉक्टर या प्रोफेशन वगैरह में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो, सो प्रेजेंटली फीचर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट इज इंक्लूडेड। देखो इसके ऊपर काम कर रहे हैं बहुत। अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा ना कि तुम्हारा मैनेजर को तभी रखा जाएगा एक कंपनी में मैनेजर कि उसके पास एक स्पेसिफिक डिग्री हो, MBA का, BBA का, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई भी लॉ बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट आगे आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड मैनेजमेंट। जिस तरह आपका हर एक और प्रोफेशन का एक एसोसिएशन होता है, जैसे CA के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी तरह आपका मैनेजमेंट के लिए भी एक एसोसिएशन है जिसका नाम क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर BBA MBA का कोर्स वगैरह किया जाता है, ऑल इंडिया एसोसिएशन मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन, ठीक है। ये भी चीज आज के टाइम में तुम्हारा देखा नहीं गया। सो द प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी इंक्लूड होगा। जैसे कि एक मैनेजर को हम बोला ना, मैनेजर बनने के लिए BBA MBA का कोर्स करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा? इसी इंस्टीट्यूट के अंदर से, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई लॉ बना हुआ नहीं है। तो मैनेजमेंट में तुम देख रहे हो, गौर कर रहे हो, साइंस का कुछ एलिमेंट था, आर्ट का तो सभी एलिमेंट था, और प्रोफेशन का कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट नहीं है। लास्ट पढ़ते कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन का कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो मैनेजमेंट का भी कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है वो देखते हैं। सो प्रेजेंटली द फ्यूचर कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट प्रेजेंट। देखो कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप वो प्रोफेशन का काम किए। जैसे CA के जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा वो कौन बनाया होगा? ICAI बनाया होगा। डॉक्टर्स लोग के लिए कौन बनाया होगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया होगा। लॉयर के लिए कौन बनाया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन अभी ये लॉ आपका इंडिया में आया नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट भी अभी नहीं है। जब फ्यूचर में आएगा तो कोड ऑफ कंडक्ट भी, ये सब चीज भी आपका मैनेजमेंट में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं है। तो यहाँ से ये पता चला। अब देखो मैनेजमेंट भी क्या, सर्विस मोटिव है, तो ये चीज आपका है मैनेजमेंट में। जैसे प्रोफेशन सर्विस मोटिव है, तो मैनेजमेंट भी क्या करता है? सर्विस ही प्रोवाइड करता है, गुड्स नहीं देता है। तो कुछ पॉइंट आपका प्रोफेशन का है, कुछ पॉइंट आपका प्रोफेशन का नहीं है। तो MCQ में पूछ सकता है कि कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट नहीं है। तो कौन सा पॉइंट था? सबसे पहले स्पेशलाइज्ड बॉडी था, और आपका लास्ट क्या था? सर्विस मोटिव था। ये 3 नहीं था। तो आपका MCQs में ये सब पूछ सकते हैं। एक बार थॉरली आप लोगों का करना है, जैसे रीड मारना है। क्लियर है? तो कंक्लूजन हम लोग पढ़ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन से दैट मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। लेकिन हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन का है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि यस, ये भी एक तरह का प्रोफेशन है, लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट प्रोफेशन नहीं है जैसे CS CS डॉक्टर्स वगैरह लोग का होता है। लेकिन हाँ, वो एक प्रोफेशन है, फुल फ्लेजेड नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफेशन है। तो मैनेजमेंट आपका क्या है? साइंस भी है, आर्ट भी है, और प्रोफेशन भी है, लेकिन फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट फंक्शन, जहाँ पे हम आपको बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसको पोस्ट DC बोलते हैं। और आपका कोऑर्डिनेशन पढ़ करके ये चैप्टर हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसी के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो सर को याद जरूर कर लीजिए। चलिए, बाय बाय।